भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के चल रहे सीरीज में हम अगली कड़ी मूल अधिकार के पार्ट 2 में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 पढ़ेंगे। इसमें हम पहले ये समझेंगे राइट टू इक्वलिटी होता क्या है, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 तक इसके उपबंध संविधान में दिए गए हैं। पहले हम समझते हैं कि राइट टू इक्वलिटी है क्या। राइट टू इक्वलिटी यानी समता का अधिकार। इसका मतलब ये है कि संविधान के सामने, विधि के सामने प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, किसी भी कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है। तो हम इसमें समझेंगे कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 में क्या होते हैं। तो आर्टिकल 14 में हम समझते हैं कि राज्य मतलब यहाँ पे आप कोई स्टेट या फिर कोई प्रांत मत समझिए। राज्य मतलब एक सामाजिक संरचना जिसके अंतर्गत न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, किसी भी संस्था, आयोग, विभाग एवं सरकार का कोई भी कार्यकारी स्थल या संस्था वो एक राज्य के दायरे में आता है। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण देगा। इसका मतलब ये है कि राज्य जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सरकार जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। इसमें देखिए दो अवधारणाएं निकल के आती है। पहली अवधारणा ये है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। दूसरा जो है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। अब देखिए ये आर्टिकल 14 में हमको ये दोनों मिलेगा, विधि के समान समता और विधियों का समान संरक्षण। अब इस चीज को समझेंगे ये दोनों अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है और ये दोनों हमारे संविधान के लिए क्यों जरूरी है। जैसे कि जब हमारे देश आज़ाद हो रहा था तो आज़ादी हमें सिर्फ ब्रिटिशरों से नहीं लेना था। जो अंग्रेज थे सिर्फ हमको आज़ादी उनसे नहीं प्राप्त हो रहा था, हमें आज़ादी प्राप्त हो रहा था उन राजाओं से, उन जमींदारों से, या फिर उस उच्च वर्ग के व्यक्ति थे जो शोषण करते थे दलितों पे, पिछड़ों पे, या फिर जो अल्पसंख्यक वर्ग थे उन पर शोषण करते थे। ऐसे लोगों से भी हमें आज़ादी मिल रही थी। तो ऐसे में संविधान सभा का ये दायित्व था कि ऐसे संविधान में कुछ ऐसे उपबंध करना कि जिससे इन सभी के हितों की रक्षा कर सके और संविधान और कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति बराबर हो। और यदि किसी व्यक्ति को कोई अलग से छूट देना है या फिर उसको समान दायरे में लाने के लिए उसके लिए विशेष उपबंध करना है, तो हमको प्रत्येक देश के ऐसे फंडामेंटल कंपोनेंट को कलेक्ट करना होगा जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को और मजबूत कर सके। तो ऐसे हम ये समझते हैं कि ये विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण क्या है। तो विधि की जो समक्ष समता है ये हमने लिया है ब्रिटिश से, और विधियों का समान संरक्षण जो है ये हमने लिया है अमेरिका से। अब इन दोनों में अंतर समझिए, इन दोनों में अंतर क्या है। तो जो विधि की समक्ष समता है इसका मतलब यह है कि कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। एवरी वन इज इक्वल। ठीक है, तो ये एक तरीके से नकारात्मक भावना है। ठीक है, ये हम समझ लेते हैं। लेकिन आप खुद विचार करिए, संविधान सभा के जो संविधान सभा में जो संविधान सभा के सदस्य थे, क्या उनके मन में यह विचार नहीं आया होगा कि जब गाड़ी की जब रेस जो है एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही स्थान से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम कैसे उनको समान कर सकते हैं। तो ऐसे में एक विशेष उपबंध लाना जरूरी था जिसमें उन विशेष परिस्थिति में उत्पन्न व्यक्ति या वर्ग को हम विशेष छूट देकर उनको एक दायरे में रख सके। तो ऐसे में अमेरिका से विधियों का समान संरक्षण लिया गया अमेरिका से। इनका मतलब ये है कि जो कोई व्यक्ति उस वर्ग में है उसको उसी वर्ग के अनुसार उसी कानून के दायरे में उनको वर्गीकृत किया जाएगा। जैसे कि समझिए, अगर विधि के समक्ष समता में अगर हम ब्रिटिश की बात करते हैं कि सभी लोग एक समान बराबर हैं, तो आप किसी बुजुर्ग की तुलना किसी जवान से कैसे कर सकते हैं, किसी बच्चे की तुलना किसी जवान से कैसे कर सकते हैं, किसी विकलांग की तुलना किसी युवा से कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से तो अमेरिका में आप देखेंगे गोरो कालो का एक भेद होता था, गोरो कालो का भेद होता था, और उन्होंने अमेरिका में इस चीज़ को ये कहा विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब
कि जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है या फिर जो किसी विशेष कारणवश पीछे रह चुके हैं, उनको हम विधि के दायरे में लाने के लिए उनके लिए विशेष कानून बनाएंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे जो विकलांग और जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए विशेष उपबंध किया जाता है। इसका मतलब अगर विकलांग कोई व्यक्ति कोई जुर्म किया है या फिर उसके लिए कोई विशेष कानून लाया गया है, उसी के अंतर्गत उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके लिए विधियों के समझ क्षमता नहीं होगा, क्योंकि विकलांग की तुलना आप विकलांग से कर सकते हैं या फिर विकलांगों के लिए जो कानून बनाया गया उस दायरे में ला सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं विधियों का राइट टू इक्वलिटी में विधिक समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, इन दोनों उपबंधों का मेन कार्य यही होता है कि हम समाज में इक्वलिटी, समानता ला सकें। चलिए, ये तो चीज़ हम समझ गए हैं कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति विधि के समान है, यानी कि कोई भी कानून से बड़ा और संविधान से ऊपर नहीं है आर्टिकल 14 के तहत। अब ये हमने समझ गया, लेकिन आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद हैं। अपवाद को आप समझ लीजिए। आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद हैं, जैसे आर्टिकल 14 में आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनको विशेष छूट दिया गया है कि ये अपने शासनकाल में किए गए किसी भी कृत्य, किसी भी कार्य के लिए आप न्यायपालिका में इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी, अगर कोई भी राजनयिक, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर कोई मेहमान अतिथि किसी देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अगर देश आता है, तो उसके द्वारा किया गया कृत्य विशेष रूप से छूट होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति अगर भारत आते हैं और जाने अनजाने में उनसे किसी प्रकार का अगर जुर्म हो जाता है, कोई कृत्य हो जाता है, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत सभी को विधि के समान क्षमता है और उनको भी विधि के दायरे में लाया जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आर्टिकल 361 के तहत उन लोगों को विशेष छूट दिया गया है। इसमें आगे की कड़ी में हम ये समझेंगे कि और आर्टिकल 14 का अपवाद क्या है। आर्टिकल 14 के अपवाद में एक आता है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 जो है सांसदों के लिए है। सांसद जो है संसद में बोले गए किसी भी वक्तव्य के लिए न्यायपालिका में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 105 सांसदों को विशेषाधिकार है। और आर्टिकल 194 के तहत विधायकों को जो विधानसभा और विधान परिषद में राज्य के विधानसभा और विधान परिषद में विधायकों को विशेषाधिकार है कि संसद में दिए गए अपने वक्तव्य के लिए किसी भी न्यायपालिका में उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 361 के तहत एक छूट और भी मिलता है कि कुछ मीडिया का मतलब क्या है कि जो रजिस्टर्ड मीडिया है, जो अथॉराइज्ड मीडिया है, वो मीडिया अगर कोई गलत वक्तव्य दे देते हैं या फिर वो कोई ऐसा वक्तव्य देते हैं जो विधि के दायरे से बाहर है, तो उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको अपवाद इनका समझ लिए। अब इसी की कड़ी में आगे हम चलते हैं, आर्टिकल 15 पढ़ते हैं। आर्टिकल 15 ये हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है हमारे संविधान का। देखिए, आप एज्यूम करिए, सोचिए, कल्पना करिए कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और हमारा संविधान बन रहा था, तो उस समय देश की परिस्थिति क्या था, किस दौर से हमारा देश गुजर रहा था। तो आप ये सोचेंगे कि काफ़ी भेदभाव था, छुआछूत था, जातिगत राजनीति होती थी, जातिगत प्रतिनिधित्व मिलता था। तो ऐसे में दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ तमाम भेदभाव होते थे। कुओं से पानी नहीं भरा दिया जाता था। ये तो अभी 21वीं सदी तक ये समस्या बनी रही है। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको ये सामने चिंतित थे कि किस प्रकार से अगर कोई राजनीतिक सत्ता, ऐसी कोई राजनीतिक सत्ता शासन में आ जाए जो किसी विशेष वर्ग की हो, तो ऐसे में समाज के साथ भेदभाव होगा। तो राज्य के लिए यानी कि सामाजिक संरचना के लिए इस प्रकार से विभेद किया गया। चलिए हम इसको समझते हैं कि
राज्य मतलब यहाँ पे आप सामाजिक संरचना समझते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग। राज्य जो है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई विभेद नहीं करेगा। अब एक चीज़ आपको समझना होगा, यहाँ पे हमने केवल लिखा, केवल को आप अंडरलाइन कर लेंगे। केवल का मतलब क्या है कि ये सीमित करती है धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग। इसके अलावा अगर कोई और कारण होता है, कोई और आधार बनता है, तो राज्य जो है वो अपना विभेद कर सकती है। ठीक है। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि आर्टिकल 15(2), आर्टिकल 15(2), इसमें जो राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को भी आदेश दिया गया है कि राज्य के साथ आप देखते होंगे कि पहले के समय में आप अक्सर पुरानी पिक्चरों में देखते होंगे कि कुओं से पानी नहीं भरा दिया जाता था, मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित रहता था। तो ऐसे में आर्टिकल 15(2) क्लॉज के तहत सरकार के साथ यानी कि राज्य के साथ साथ तो प्राइवेट संस्थाओं और सार्वजनिक स्थलों, दुकान, तालाब, सार्वजनिक समागम, यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसका उद्देश्य ये था कि अस्पृश्यता का अंत करना, छुआछूत की भावना जो थी उसका अंत करना, भेदभाव का जो एक दंश था उसको समाप्त करना। इसके बाद हम अगली कड़ी में चलेंगे। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, इसमें हम ये समझेंगे कि जो राज्य है यानी कि स्टेट जो है, राज्य जो है महिलाओं और बच्चों, महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रबंध कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे कि किसी राज्य में अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सही नहीं है या फिर बच्चों की स्थिति वहाँ पे काफ़ी कमज़ोर है, तो बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष कोई योजना चला सकता है, महिलाओं के लिए विशेष योजना चला सकता है। तो ये 15 क्लॉज 3 के तहत ये विशेष छूट दिया गया है। कोई भी राज्य महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधार करने के लिए ये प्रयोग कर सकता है। इसके साथ ही इसको जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में इसको सही किया था। उसके बाद एक समस्या ये आ जाती है कि 1950 में एक वाद आता है, मद्रास राज्य चंपक दुराई राजन। ठीक है। ये इसमें इस पूरे मामले को हम समझते क्या हैं कि 1950 में एक श्रीमती चंपक दुराई राजन जी ने एक केस किया। उन्होंने ये कहा कि मद्रास राज्य में एक आरक्षण का प्रावधान है जिसके तहत प्रत्येक 14 सीटों में से 6 सीटें रिजर्व की गई है और उस 6 सीटों को जो रिजर्व किया गया है 1927 से चला आ रहा है और उसके कारण उनका जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या है आर्टिकल 226 के तहत कोर्ट में चैलेंज किया, उच्च हाई कोर्ट में रिट जारी करवाया और उसका निर्णय आया। तो उस निर्णय को परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि नहीं आप विशेष उपबंध नहीं कर सकते, तो उस निर्णय को परिवर्तन करने के लिए आर्टिकल 15(4) आया, जिसमें पहली बार आर्टिकल 15(4) आया कि पहली बार किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध की बात की गई, जिसमें से जैसे कि SC ST, अल्पसंख्यक, OBC, ठीक है, इन लोगों के लिए शैक्षणिक संस्था में
एडमिशन के लिए प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया कि उनको कुछ छूट दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा 15 क्लॉज 5 में 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन 2005 में ये 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक नया क्लॉज जोड़ा गया 15 क्लॉज 5, और उसमें ये कहा गया कि कोई सभी शैक्षणिक संस्थाओं जैसे कि कोई प्राइवेट हो या सरकारी, सब में प्रवेश नामांकन के लिए ओबीसी के लिए मतलब कि पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रबंध किया जाएगा। लेकिन आप कभी भी किसी अल्पसंख्यक या निजी संस्था पर कोई दबाव नहीं बना सकते। ये दोनों निजी शिक्षा में आप समझ लीजिए, जैसे कि अल्पसंख्यक, तो ये आप ये समझ गए हैं कि मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, ये लोग अल्पसंख्यक के दायरे में आते हैं। इसी तरीके से निजी शिक्षा का मतलब क्या है कि जो राज्य द्वारा नहीं बल्कि अलग से कोई सर्कुलर, अलग से कोई शिक्षा दिया जा रहा है अलग से, तो उसको निजी शिक्षा कहते हैं। जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी, कोई तकनीकी, कोई विज्ञान के बारे में कोई अलग से शिक्षा दी जा रही है जो यूजीसी के दायरे में नहीं है, तो उसको उस निजी शिक्षा में, जैसे किसी धर्म की शिक्षा, जैसे वेद पढ़ना, कुरान पढ़ना, अगर कोई धर्म की शिक्षा निजी शिक्षा दे रहा है तो उसमें आप इन प्रावधानों को लागू नहीं कर सकते हैं। तो आज हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 पढ़ें, ठीक है, और आर्टिकल 14 और 15 पढ़ें। आने वाले वीडियो में पार्ट 3 में हम आर्टिकल 16 पढ़ेंगे कि जिसमें सरकार जो है या राज्य जो है रोजगार के क्या क्या उपबंध किए हैं। उसके साथ हम उसमें आरक्षण से संबंधित कमेटियां, साथ में ईडब्ल्यूएस आरक्षण और ईडब्ल्यूएस आरक्षण से समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, हम उस पर चर्चा करेंगे। कल का वीडियो विस्तार से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।